बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वैसे कैसे हैं आप सब? ठीक है? अपना भी ख्याल रख रहे हैं, साथ साथ दूसरों का भी, आई होप। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हुस्न अखलाक की। हमारा लोगों की तरफ रवैया कैसा है, हम लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। अब व्यूअर्स, दुनियावी या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें तो हम पे मस्ट होती हैं वो तो हम सारे ही पूरी करते हैं। जैसे कि सोसाइटी डिक्टेट करती है कि अगर हम किसी सोशल सेटिंग में या किसी गेट टुगेदर या किसी ऐसी जगह पे जाएं तो हर किसी से ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम, प्यार से उन्हें मिलें, सोशली बैठ के गप लगाएं और तरीके से लोगों से बात करें। कभी भी कोई इंसान किसी सोशल सेटिंग में यूजुअली ज़्यादातर इस नीयत से नहीं जाता कि वहाँ पे कोई लड़ाई डाले, फड्डा डाले या किसी से बदतमीज़ी करे। इसी तरह काम पे भी अब सबको पता है कि जी बॉस से बदतमीज़ी नहीं करनी, सीनियर मैनेजमेंट से बदतमीज़ी नहीं करनी, सीनियर मैनेजमेंट के साथ औखा नहीं होना, तो लोग नहीं होते। बड़ा कम आप कभी सुनेंगे कि कोई एम्प्लॉई अपने दफ्तर में जाके अपने बॉस से बदतमीज़ी कराया। अच्छा, फिर और भी ऐसी इन्वायरमेंट्स होती हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे भी बच्चों को एक तमीज़ के दायरे में और एक डिकोरम के अंदर रहना होता है, और जो नहीं उस डिकोरम में रहते क्योंकि वो पनिश होते हैं, तो इस वजह से वो भी अपने उस तमीज़ के दायरे में और रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हैं। असल में आपको इंसान का कैरेक्टर या इंसान का हुस्न अखलाक या इंसान किस तरीके से, इंसान का अखलाक कैसा है, ये तो आपको तब पता चलता है जब एक इंसान ऐसी पोजीशन में होता है कि उसको अगले से ना तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है, और एक नॉर्मल इंसान से वो किस तरीके से पेश आते हैं। या फिर जो इंसान उनके अंडर काम करता है या उनसे ज़रा पोजीशन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके साथ लोग कैसे पेश आते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे घर वाले, फैमिली मेम्बर्स, करीबी जो हमारे रहते हैं, हमारे घर में जो स्टाफ मेम्बर्स काम करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो शायद मुस्तहिक हों या किसी प्रॉब्लम में हों, हम कैसे उनके साथ पेश आते हैं। क्या हम उसी मोहब्बत, खुलूस और लिहाज से उनके साथ डील करते हैं जिस तरह आपने किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे बंदे के साथ जो पोजीशन ऑफ पावर में है। कितनी दफ़ा हमने ये सुना है कि भाई फ़लाँ का मियाँ जो है वैसे तो सबके साथ बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़ा ही सख्त है, बड़ी गालियाँ निकालता है, बड़ा डांटता है, बड़ा बेइज्जती करता है। या हम सुनते हैं कि भाई फ़लाँ खातून वैसे तो लोगों में मिलने में बहुत अच्छी है, लेकिन अपने घर वालों के साथ सीधे मुँह बात नहीं करती। बात यह है कि व्यूअर्स, जब हम अखलाक की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट में फिर हर पहलू को मद्देनज़र रखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि जब आप अपने बेस्ट पे हैं या आपको पता है कि मैंने अपना बेस्ट बिहेव करना है तो तभी हम तमीज़ के दायरे में रहें। अदरवाइज़ जब हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हम हर्ट कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हम उनके ऊपर पूरा अपना रौब जमाएं। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, सोचने की बात यह है कि अपने इखलाक को कैसे ऐसा बनाएं कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी की गीबत ना करें, किसी के ख़िलाफ़ कोई बुरी बात ना करें, लोगों के लिए मीठे अल्फाज इस्तेमाल करें, और कुछ नहीं तो कम से कम एक मुस्कुराहट ही किसी को दे दें। इन चीज़ों पे तो हम वर्किंग कर सकते हैं ना व्यूअर्स। और आज हम बात भी इस पे करेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने अखलाक को कैसे इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि हर मिलने वाला, हर देखने वाला ये कहे कि यार ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही उम्मती हैं, ये मुसलमान ही हैं, अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे मोमिन हैं। क्योंकि देखिए, जिस इंसान या जिस मोमिन के ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्यूअर्स। हम लोग यहाँ पे अक्सर बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि जी बाहर की फोर्सेस जो हैं वो हमारे बीच में फूट डालती हैं और ये करती हैं और वो करती हैं, और हमारी आपस में, मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ डालती हैं या आपस में पाकिस्तानियों की लड़ाइयाँ डालती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि फूट डालने कौन देता है। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि अगर कोई आपके दिमाग में वसवसे या नेगेटिविटी डालता है तो वो डालने की मार्जिन हम ही देते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि दूसरे किसी भी तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहे हों, आपने अपने अखलाक को, अपने आप को बेहतर बनाना है। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे सारे ही लोग जो हैं वो घर में काम करने वाले स्टाफ से या जूनियर जो उनके लोग होते हैं उनके साथ बड़े बदतमीज़ी से, बड़े औखे होके पेश आते हैं, बड़े रूडली पेश आते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उस फैमिली में इसी तरह लोगों के साथ पेश आए। बात यह है कि जो चीज़ हम बचपन से देखते आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ठीक हो। तो अगर आप अपने घर में देखते हैं कि घर में साफ़ करने सफाई करने वाली जो खातून आती है उनको कोई सलाम नहीं करता, उनसे कोई तमीज़ से पेश नहीं आता, उनको मतलब घर में अगर खाना बना है और खाना कुछ बच गया है तो उसको खाना तक नहीं देना, घर में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ बनी है आप हमसायों में भेज रहे हैं लेकिन अपने घर में काम करने वालों को कंसिडर तक नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है व्यूअर्स। कौन सा हुस्न अखलाक? सिर्फ आपका अखलाक अगर उन मामलों में अच्छा हो जाता है जहाँ पे आपके फ़ायदे की बात होती है तो फिर आपके अखलाक में वो जो कहते हैं ना कि शर्तें आ गई ना। आपका अखलाक तो अच्छा होना चाहिए इन जनरल हर किसी के साथ, और सिर्फ जानवरों की तरफ नहीं, चरिंद परिंद की तरफ भी, हर जिंदा चीज़, हर जानदार चीज़ की तरफ आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका अखलाक पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपके इर्द गिर्द अगर ग्रीनरी है, घर के बाहर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, उनको पानी देना। अगर आपने अपने मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत से वर्कर्स, मज़दूर, इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं तो अपने घर के बाहर एक पानी की सबील लगा लेना, एक पानी का कूलर लगा लेना, कोई इस किस्म का सिस्टम कर लेना। देखिए व्यूअर्स, जो लोग दो दो एक एक कनाल के घरों में रहते हैं, अगर वो उन घरों में रहना अफोर्ड करते हैं तो एक पानी की टैंकी घर के बाहर लगाना भी अफोर्ड करना, इतनी पानी का जो कूलर होता है, डिस्पेंसर लगाना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन वो पानी जब साफ़ सुथरा फ़िल्टर वाला पानी आस पास इर्द गिर्द के लोग आके पीते हैं तो कितनी दुआएं मिलती है। सो व्यूअर, सिर्फ दिखावे के हद तक अच्छाई करना नहीं, बल्कि अच्छाई और पॉजिटिवली करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इन जनरल हम ये बात कर रहे हैं। और जहाँ पे आपके इखलाक, आपके हुस्न इखलाक के हकदार आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, हमसाए भी हैं, स्ट्रेंजर्स भी हैं। क्योंकि अगर आप एक इंसान हैं और आपसे और इंसान इंटरेक्ट करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छी तरह से लोगों के साथ डील करें। देखिए, वही बात जो आप औखे अंदाज में बदतमीज़ी से चीख के या गाली निकाल के कहते हैं, वही बात आराम से भी कही जा सकती है। अगर कोई और इंसान आपके साथ बुरी तरह पेश आता है तो क्या ज़रूरी है हम भी वापस बदतमीज़ी करें? देखिए, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बंदा आपको आगे से कट कर देता है, आपसे बदतमीज़ी कर देता है। अब वहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आपने उस बुरे मूड को क्या आपने दफ्तर में भी कंटिन्यू करना है, घर पे भी उसी बुरी मूड को कंटिन्यू करना है और फिर सारा दिन हर बंदे पे उस एक बंदे का गुस्सा निकालना है, या फिर उस मामले के साथ पॉजिटिवली डील करके आगे बढ़ना है और फिर उस गुस्से वट एटीट्यूड को आपने छोड़ देना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करते जिसको हम फेस कर रहे होते हैं, हम दूसरों पे उस प्रॉब्लम का नज़ला गिराते रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी का हिस्सा ले लेना या किसी का हक मारना, किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी को जॉब मिल रही है आप उसकी जॉब ना लगने दें और अपने आप को उसकी जगह प्रमोशन दिलवा दें, ये सब चीज़ें जो हैं ये नेगेटिविटी के ज़ुमरे में व्यूअर्स जाती हैं। क्या आप किसी को डायरेक्टली उसके मुंह पे ना भी नुकसान पहुंचाए, अगर पीछे भी आप किसी के साथ नेगेटिवली पेश आ रहे हैं तो आपके अखलाक में प्रॉब्लम है, आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स, अपने मॉरल्स को, अपने एथिक्स को, अपने उसूलों को हमने सेट करना है और हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमने अपनी आखिरत और अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को और आखिरत को, दोनों को संवारना है। और उसको संवारने का तरीका बेहतरीन यही है, हुस्न इखलाक। अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर हुस्न लेके आए, उसको पॉजिटिव बनाएं कि लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखना शुरू करें। हमारे साथ किचन में शेफ़ फ़खरुन्निसा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी फ़खरुन्निसा, आज का टॉपिक? आज के टॉपिक पे बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे दो तीन जो चीज़ें मैं भी इसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हुस्न इखलाक को वाकई हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। और कभी बस हमें इतना पता है कि हमने अपने सोशल सर्कल में बैठना है तो बड़ा अच्छा अपना जी बिहेव रखना है, लेकिन घर पे मेड्स हैं, जो हमारे हाउस हेल्प हैं, जो भी हैं जिनके साथ हमारा सारा दिन गुजरता है, उनके साथ हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं। तो जिस तरह आप, मुझे अक्सर याद आता है कि जैसे बेगर्स वगैरह हमारी गाड़ी के दरमियान हम फटाफट उनको, अगर पैसे, अव्वल तो पैसे कोई देता नहीं है, अगर कोई दे दिए तो ऐसे होता है हद तक अमेज। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो अपने एटलीस्ट अपने इखलाक के साथ दे दें तो मेरा ख्याल है उसका सवाब डबल हो जाएगा। ऐसे भी देखा है कि कोई बच्चा के पैसा मांग रहा है। देखिए व्यूअर्स, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, सीधी बात है। अगर आप किसी गेट टुगेदर पे भी जाते हैं और किसी के बच्चे को आप देखते हैं, आप नहीं भी जानते, तो गोली टॉफ़ी कोई ना कोई चीज़ आप हैंड ओवर कर देते हैं। अब अगर कोई फ़कीर का बच्चा या कोई छोटा बच्चा आपसे आके पैसे मांग रहा है, अब आप उसको, मैंने देखे लोग 10 रुपए पकड़ा के ऐसे धक्का मारेंगे बच्चे को,
कहेंगे दफा हो तो, हमारी गाड़ी पे निशान ना पड़े, हमारे जी शीशों को इधर हो, हाथ ना क्या लगाओ। कर रहे हो, उधर हो, भाई दे भी रहे हो पैसे, साथ में गालियां भी निकाल रहे हो, धक्के भी मार रहे हो। द पॉइंट इज दूसरे के साथ वैसे पेश आए जैसे आप चाहेंगे कि कोई आपके साथ पेश आए। बिल्कुल। हाँ, शायद बहुत से लोगों ने इसको बिजनेस भी बनाया हुआ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली मजबूर है, जरूरतमंद है। ऐसे जो सफेद पोश लोग थे जो मजबूरी की हालत में अब आके उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आपको कैसे पता है फखरुन्निसा कि जो बंदा आपके पास पैसे मांगने के लिए आया वो जेन्युइन प्रॉब्लम में है कि नहीं? और शायद किसी इंसान की एक्चुअली अल्लाह माफ़ी दे, माँ जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच की उसके में है, और शायद पैसों की ही ज़रूरत है और पैसों से वो बच जाए। आप अपना फ़र्ज़, आपको जो दिल की आपकी आवाज़ है उसको पूरा कर दें, और पूरा करते हुए बदतमीज़ी ना करें। कितना मुश्किल काम है यार। आपने अल्लाह की राह में दे दिया ना, अल्लाह जाने और वो जाने अगर वो सच्चा है या नहीं सच्चा, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं अल्लाह है। ताला हमें कितनी खूबसूरती से लोगों को वसीले बना के हमें देते हैं। अल्लाह ताला भी हमें एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से पता नहीं चलता, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? सो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, नेकियां करें, ज़रूर करें, लेकिन अपनी नेकियों को करने का तरीके बिल्कुल की इस्लाह करें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स के हिस्ट्री के आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। किचन में जब मुलाकात होगी तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी बनाते हुए आपके साथ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की भी कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे, और फोटोग्राफी की हिस्ट्री तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा अपना भी जो फोटोग्राफी के साथ एक ताल्लुक रहा है, मैंने खुद तो कभी तस्वीरें उस तरह से नहीं खींची, लेकिन आजकल तो हर बंदा खुद भी फोटोग्राफर है, क्योंकि हर बंदा सेल्फियाँ खींच रहा होता है, हर बंदा अपने सोशल मीडिया पे, हर बंदे की अपनी ही एक फोटोग्राफी की डायरी चल रही होती है अपने अपने सोशल मीडिया पे। तो इस पे भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ फखरुन्निसा के पास। अभी आप जैसे कि शीर खोरमे की मेरे ख्याल से तैयारी कर रही है, राइट? तो वो शीर खोरमे को मैं देख रही थी तो मुझे दिमाग में एक ना इंसिडेंट आ गया। इसी तरह ना मैं अपनी एक रिलेटिव के घर, मुझे याद है मैं छोटी कोई 12-14 साल की होंगी, तो इतनी कोई मेरी एज नहीं है, टीनेजर, 14-15 साल की होंगी। तो वहाँ पे ना इसी तरह मामा की एक फ्रेंड है, उनकी तरफ हम गए हुए थे। तो वो उस वक्त मामा ना अपनी फ्रेंड, मतलब सब मिलके ना न्याज, जैसे एक दिन एक के घर, एक फ्राइडे को एक के बना लिया, एक के घर एक के बना लिया, इस तरह करके। तो ये लोग बना रहे थे, साथ में जो उनके घर में काम करती हैं खातून, वो भी लगी हुई थी, उनकी बेटी भी आई हुई थी। पूरे जो प्रोसेस थी बनाने की, उसके दौरान इतना उन्होंने डांटा उस खातून को और उसकी बच्ची को। एक पॉइंट आया कि वो बच्ची साइड पे बैठ के रोना शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद वो जब चीज़ें तैयार होगी, मुझे ना अभी याद है क्या बात थी, मतलब यही कि मतलब जल्दी करो, ये करो, वो करो, इतना डांटा कि वो खातून तो रोने वाली हुई सो हुई, उसकी बच्ची साइड पे जाके धाड़े मार के रोना शुरू हो गई। वो भी मेरी एज ग्रुप की होगी उस वक्त। आपको पता है उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई ख्याल नहीं करता था कि बच्ची 13-14 साल की इस एज पे नहीं रखते जॉब पे। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है कि वो इसी तरह ना खीर बनाई थी, तो वो खीर के डोंगे में ना काफ़ी खीर साइडों पे लग गई। उसने कहा उसको धो दो। उसने कहा बाजी इसको मैं उतार के किसी कौली में डाल दो, ये बाकी घर के लोगों को दे। नहीं नहीं, धो इसको। उस खातून ने एक एक न्याज की जो डोंगे थे और चीज़ें थे वो हमसायों को भेजे, अपनी अम्मी के घर भेजे, हमारे साथ भी वो गया डोंगा। और मुझे याद है कि एक डोंगा उन्होंने अपने और अपने बच्चों के खाने के लिए और अपने हस्बैंड के लिए रखा, स्टाफ के लिए एक निवाला नहीं रखा। काम भी सारा उनसे करवाया, बेइज्जती भी सब उनसे करवाई। मुझे वो इंसिडेंट भूलता ही नहीं। अब इस इंसिडेंट को 20-25 साल हो गए, मेरे जहन से ही नहीं ये बात निकलती, क्योंकि मैं जब भी ना कोई खीर शीर खुरमत, मुझे वो वाकया जहन में याद आता है, इतना पुराना, कि भाई हम बात करते हैं कि न्याज बना रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को आपने देना है, एक पॉजिटिव चीज़ है, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपने बना के सिर्फ फैंसी लोगों को दे दिया। आपने किसी गरीब मुस्तहिक किसी के लिए कुछ नहीं बनाया, और घर के स्टाफ तक को एक नवाला देना नहीं किया। वो पूरी इतनी बड़ी डोंगे में खीर लगी हुई थी, वो कम से कम कोई इस साइज़ का बोल बन जाना था, वो माँ बेटी खा लेते, बिल्कुल नहीं दिया उनको। वो मुझे भूलती नहीं है बात।
जुगन इस चीज़ से ना मैं कहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को देखा है कि कभी कोई घर पर दावत होती थी ना तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जी बरकत नहीं रहती, खाने को पहले ही ना शुरू करें। मेरी अम्मी सबसे पहले ना अभी घर पे कोई गेस्ट आया है नहीं आया, खाना निकाल के पहले उनको दे दिया कि वो लोग देखते रहेंगे तब तक भूखे बैठे रहेंगे कि जब तक गेस्ट आ रहे हैं हमारे। तो मतलब इन चीज़ों से ना हमें सीखना चाहिए एक दूसरे को सिर्फ शेयर करने का। सिर्फ ये जो जुगन आपने भी अपनी जो शेयर किया उसकी वजह ये कि अगर आप कभी हमारे जहन में नहीं आया या किसी भी वजह से तो आइंदा से हमारे माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जो प्लीज़ हमारे साथ हाउस हेल्प्स होते हैं या ड्राइवर है या कोई भी है तो उनका प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखा करें। मतलब क्या वो हमसे कम इंसान है? बिल्कुल देखिए गलत बात है। और अगर अल्लाह ने आप पे करम किया और आपको एक पोजीशन ऑफ पावर में डाला है जहाँ पे आपके पास पैसा है या अपना घर है या ये चीज़ें हैं, तो हमें फिर इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करें। आई एम सॉरी। अच्छा, ये हमने डाला हुआ था देसी घी डाला। हाँ जी, देसी घी के अंदर हम अपनी सवैयाँ जो है उनको रोस्ट करके और इसी तरह फिर इसके बाद हम फिर दोबारा थोड़ा सा घी डालेंगे और अपने जो है मेवा जात उनको भी सारा ड्राई रोस्ट करके तो उनको भी एक डिश में निकाल लेंगे। और तब तक जुगन आपी ने अपना काम शुरू कर लिया है कि शुगर को कैरमलाइज करना शुरू कर दिया है। तो आप ऐसा करें कि आप इंग्रेडिएंट्स बता दें, तब तक मैं ये ब्राउन करके थोड़ा सा इसी के अंदर बेशक थोड़े से नट्स वगैरह करके फिर इसको करें। ठीक है। और यहाँ पे चीनी सिर्फ डाली है व्यूअर्स, इसमें पानी का एक कतरा नहीं डाला। अभी हम इसको सिर्फ कैरमलाइज कर रहे हैं। कैरमलाइज करके इसी में दूध डालेंगे तो बड़ा मजे का वो जो एक गाढ़ा सा फ्लेवर आता है ना, और कलर भी इससे बहुत खूबसूरत हो जाता है, बड़ा खूबसूरत आ जाता है। तो ये एक चीज़ ऐड कर लिया करें तो आपका शीर कोरमा बहुत ही मज़े का बनेगा। ये कितना करना है रोस्ट? इसको बस अच्छा से थोड़ा सा ज़रा भुनाई, ज़रा अच्छी से कलर थोड़ा सा ज़रा डार्कर की तरफ चला जाएगा ज़रा सा। और जो है ना चले सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ अपनी शीर खुरमा की रेसिपी। जो दूध है वो हमने लिया है 1 लीटर, चीनी 1/4 कप, बादाम 12 से 15 अदद, काजू 10 से 12 अदद, पिस्ता 12 से 15 अदद, खुश्क खजूरें जिनको छुआरा भी कहा जाता है 6 अदद, किशमिश 1/4 कप, देसी घी 3 खाने के चम्मच, सवैयाँ 1 कप, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच और खोया अगर आपको पसंद हो तो इसमें ज़रूर डालें 1/4 कप। और गार्निश के लिए चांदी का वर्क या आप अपनी जो ड्राई जो पेटल्स होती हैं वो, और थोड़े से हम नट्स रखेंगे ऊपर की गार्निश के लिए। ये देखें ये बहुत अच्छे से हमारी रोस्ट हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप की बात होती है व्यूअर्स, इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं। आप ये निकालती हैं ज़रा जान, ताकि मैं ना ज़रा इसको यहाँ पे कैरमल को खराब ना, कैरमल को बिल्कुल आपने नज़रअंदाज नहीं करना क्योंकि चीनी अगर जल जाए तो उसका बड़ा कड़वा सा टेस्ट हो जाता है। ये देखें अब ये हमारा कैरमल, ये देखें अब इसके अंदर डाल दूँ मैं थोड़ा सा, इसमें कलर हल्का सा एम्बर सा कलर होता है तो आप इसको निकाल दें, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। यहाँ पे दूध को खोता रहेगा और यहाँ पे हम अपनी रोस्टिंग करते रहेंगे। ये देखें ना, अब जैसे कि ये गोल्डन कलर आ गया, जितना आप इसको गोल्ड की तरफ लेके जाएंगे उतना ही आपका जो है वो टेस्ट और मज़े का आएगा, लेकिन जलाना नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यू कैन नॉट बर्न इट। जली हुई चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, अभी आप दूध डाल दो ध्यान से। चीनी वाले काम में बहुत एहतियात किया करें क्योंकि इसकी स्टीम जो है ना वो भी बड़ी डेंजरस हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कैरमल जो है ये मेल्ट हो जाएगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो आप कहेंगे ना कि ये जो इसके पीसेस बन गए ये क्या, ये अब इसी के अंदर लिक्विडेट होके मेल्ट हो जाएगा। करेक्ट जी बिल्कुल। और हम पूरा दूध इसमें डाल रहे हैं। करेक्ट बिल्कुल। अब ये अगर आप दूध के कलर को व्यूअर्स देख सकते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरा पॉइंट क्या था। कि अब आपके जो दूध का कलर है ना वो बड़ा खूबसूरत सा ये एक क्रीमी डार्क कलर हो गया। और इसी के अंदर अब हमने नट्स डाल देने। करेक्ट, ऐसे सारे नट्स हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ये बादाम अगर हो जाते हैं इसमें हम अपनी खजूरें और किशमिश भी डाल देंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम अपने अब कैरमल को मेल्ट कर रहे हैं। ये देखें वो ऑलरेडी उसके अंदर मेल्ट हो गया। वो शुरू में होता है, उसके बाद इट देन स्टार्ट्स मेल्टिंग। और जब दूध को अच्छे तरीके से इसको पकाना है, इसको काफ़ी सारे बॉयल आते रहेंगे जिनके इसको इसकी क्वांटिटी जो है रिड्यूस होके जो है हाफ तक चली जाएगी तो फिर मतलब जो है ना तब इसकी जो है ना गाढ़ापन इसमें आएगा और तभी इसका जायका जो है ना अच्छे से डेवलप होगा। और यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर कह दूँ व्यूअर्स, ये जो लोग कहते हैं ना कि यार बस सारा कुछ डाल दो और उसे पकने के लिए रख दो, बिल्कुल फिर शीर खोरमे का ना वो फ्लेवर आता है ना ही उसकी वो वाली लुक आती है। सो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पेशेंस के साथ थोड़ा सा इन चीज़ों को करें तो उस चीज़ का फ्लेवर बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें हम ये डाल देते हैं, इसमें हम बाकी मेवा जात भी डाल देंगे। अच्छा, सेवैयाँ तो हम अभी भी उसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि सेवैयाँ तो हमारी रेडी है, राइट। सो हमने सेवैयाँ भी इसके अंदर डाल दी
ऑयल की कोई टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हम लिटरली इसमें फ्यू बहुत कम बिल्कुल 1 टेबल स्पून वो डाला है और 1 टेबल स्पून इसके लिए डाला है, और ये ज़्यादा नहीं है, और इससे बड़ा अच्छा इसमें अरोमा आएगा। बट आप देखिए कि टाइम इतना तो कोई ज़्यादा नहीं लग रहा। नहीं, बस मतलब थोड़ा सा इसका दूध को जो पकने का टाइम है वो हल्की आग पर हम इसको ज़रूर पकाएंगे ताकि इसमें अच्छे से वो जो गाढ़ापन है और इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो दूध में अच्छे से शामिल हो जाए। अब देखिए ना, जैसे इसके अंदर हमने काजू भी डाले। बिल्कुल। अब काजू वाइट वाले जो हैं वो जो थोड़ा सा उनको रोस्ट ना करें ना, तो उसका टेस्ट मज़े का नहीं टेस्ट नहीं मज़े आता। का तो इस वजह से इन चीज़ों को एक दफ़ा थोड़ा सा आपने रोस्ट कर लिया। यहाँ पे आपकी सवैयाँ पक रही हैं, नट्स वगैरह को उस तरह से पकने की तो ज़रूरत होती नहीं है, जितनी देर ये पक रही है उतनी देर वो रोस्ट हुआ, आपने इसमें डाला और फिर और सिर्फ लास्ट में इसमें हम जो है थोड़ा सा खोया डालेंगे, उससे भी बहुत रिच और फ्लेवर जो है ना वो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। खोया तो खैर आप किसी भी स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं, वो उससे दूध को ज़रा तो मज़ीदा गाढ़ा और मज़ीद वो गाढ़ा करने में। करेगा। और बिल्कुल लास्ट में जब सर्विंग करने से थोड़ी देर पहले आप इसमें रोज़ वाटर डालेंगे 1 टीस्पून। उसको पकाने टाइम में डालना क्योंकि उसकी फिर खुशबू ख़त्म हो जाती है। उसको बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे, और ऊपर जो हमारे थोड़े से नट्स होंगे वो मज़ीद ऊपर डाल देंगे और गुड टू गो। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स, कीड़ा एसेंस लोग बड़े शौक से डालते हैं, ज़रूर डालें, लेकिन अगर आपके घर में खाया जाता है तो हर बंदा नहीं खाता कीड़ा एसेंस, लोगों को बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आपने डालना भी है तो बिल्कुल हाथ जो ना हल्का रख के कुछ फ्यू ड्रॉप्स अगर आप डाल लें किसी चीज़ में, आपको डालने भी हैं तो बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स डालें, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा लोग चम्मच भर भर के डाल रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है वो बाकी सब चीज़ों का जो फ्लेवर और अरोमा है वो दब जाता होगा यकीनन उसके साथ। और ये हो गया हमारा, ये भी मुक गया। अभी इसमें डाल दूं अंदर? हाँ जी, आप डाल दें बेशक। अब ये साथ में हमने, यू सी व्यूअर्स, दैट्स द थिंग, यू कैन पुट एवरीथिंग इन वन पॉट एंड मेक इट, बट डोंट वेस्ट एनीथिंग। और रोस्टिंग वाला जो एलिमेंट है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब आप लोग नहीं डालना चाहते हैं घी, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर ड्राई रोस्ट कर लें, लेकिन करें ज़रूर। और इतना ज़रूर कहूँगी कि जब आपने सवैयों को अगर रोस्ट नहीं करेंगे ना तो वो लुक और फील नहीं आती। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, आप दूध का कलर भी देखें, आप इसकी गाढ़ापन भी ऑलरेडी आना शुरू हो गया, और जैसे जैसे सवैयाँ कुक होंगी वैसे वैसे इसकी सिचुएशन जो है वो और मज़े की और प्यारी हो जाएगी। और फिर हम इसको एक डिश में निकालेंगे। चांदी का वर्क लगाना है, नहीं लगाना, व्हाटएवर, बिल्कुल आप ऊपर नट्स लगाएं और जो आपका दिल चाहता है, जो जिससे आप ज़रा खूबसूरत सा उसको प्रेजेंटेबल करें। आप चाहें इसको गरम गरम सर्व करें, चाहे तो आप इसको ठंडा करके इसको आप सर्व करें, दोनों तरीके से ही खाया जाता है। लोग तो नाश्ते में भी शीर खुरमा एज अ खुशी का मौका और शीर खुरमा ना हो, ये वो वाली बात है। अब हम क्योंकि ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में है तो ईद का मौका है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाते हुए ये ज़रूर बताऊंगी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है फ़ोटोग्राफी की अहमियत को, साइंस और आर्ट दोनों को सेलिब्रेट करना, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक टेक्निकल चीज़ है क्रिएटिव आर्ट्स, तो उन दोनों को कंबाइन करके। इसकी शोहरत 1839 में हुई जब फ्रांस की हुकूमत ने ऑफिशियली नया फोटोग्राफिक प्रोसेस को अनाउंस किया। तो ये इन्वेंशन लुईस डेगरी की थी। तो 19 अगस्त 1839 को दुनिया भर में पहली दफ़ा इस साइंटिफिक इन्वेंशन को जो है मतलब एक्सेप्ट किया, और फिर उसी के साथ साथ इसको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तौर पे भी मनाना शुरू कर दिया। तो इस पे मज़ीद हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी रिटायर्ड दुनिया के कुछ लोग आज हमारे साथ हैं। ये तो कर रहे हैं, आपको पता है कि जब मीडिया में ख़वातीन काम करती है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे यू कांट कॉल योर सेल्फ अ मॉडल एनी मोर, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो, होस्टिंग भी कर रहे हो, तो फिर वो मॉडलिंग वाली चीज़ से आप निकल जाते हो। फिर फोटोग्राफर्स के साथ आपका तभी इंटरेक्शन होता है जब आप अपनी कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हो, या फिर कोई ब्रांड आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, या कोई इस किस्म की चीज़। तो इनमें से दो तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा प्रीवियसली काम का ताल्लुक़ रह चुका है, और एक तो मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, इनके साथ मेरा बड़ा लाड भी है। इवन दो काम में मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरे सीनियर हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग इन द मीडिया व्हेन आई वाज 25। इन्होंने पहले से काम शुरू किया हुआ था, तो एक्चुअली काम में हम एज फेलोज हैं, लेकिन सीनियर है टेक्निकली ये मेरे, इवन दो ही 5-6 ईयर्स यंगर देन मी। हमारे साथ है बहुत ही ब्रिलियंट फोटोग्राफर एंड माशाल्लाह फिल्म मेकर मोहसिन खावर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? क्या हाल है? आप है तो छोटे भाई, लेकिन आपको पता है लाड से आपको मोहसिन भाई ही कहते हैं।
वो कहते हैं ना, और कोई आपका मसला हल कर सके ना कर सके, मोहसिन खावर आपका मसला हल कर देगा। और इसी किस्म की कुछ बात जो है वो हमारे नेक्स्ट यंग मैन के बारे में कही जाती है। ये ज़रा मस्तियाँ कम करते हैं और काम पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं मोहसिन भाई, और मेरा फोकस ज़्यादा मस्तियों पे होता है। देन वी हैव ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट फैशन, वेडिंग, फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर मोइज़ अलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। देख रहा हम दोनों में से कितने मुख्तलिफ हैं ये। किसी दिन हम तीनों को साथ शूट करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? अच्छा होगा। ये भाग जाएंगे। राइट? आपको याद है जब हमने फरहान ताहिर की शूट की थी तो हमने क्या फनकारियाँ की थी? वो आज भी आपकी तस्वीरें लगा रहे हैं और आपको दुआएं देते हैं। नहीं, that was a good shoot. अब and then of course we have with us another very brilliant personality. इनकी wedding photography is renowned all over Pakistan, बल्कि internationally भी इनको अक्सर queries आती हैं। उसके अलावा he is also a landscape photographer, जो इतना कम हो गया है व्यूअर्स, काम इतना कम हो गया है काम कि इट्स अ ट्रेजिडी। मेरे अपने घर में कुछ फेमस फोटोग्राफर्स की लैंडस्केप की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, जबकि मैं अपने घर में पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं लगाती, प्रिंट भी नहीं लगाती। लेकिन फोटोग्राफी भी एक आर्ट फॉर्म है। जानवर हो गए, मतलब वाइल्ड लाइफ की हो गई, लैंडस्केप की हो गई, फोटोग्राफी तो एक मोमेंट है जो आप कैप्चर कर लेते हैं व्यूअर्स, एक लम्हा। सो हमारे साथ है मोहम्मद वासिफ गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, शुरू करते हैं मोहसिन भाई आपसे बात का आगाज़। आज के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या गाइडेंस देंगे? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हाँ, Because मैं things आपको have कह रही हूँ कि changed. आप अपनी जान, अपने बच्चे, अपनी सब कुछ के बारे में मुझे बताएं, तो बताइए। फोटोग्राफी मेरे लिए यही सब कुछ है। सिंस you're familiar, मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा और I started off with travel and architectural photography and then I stepped into fashion. And I remember आप wedding photography कर रहे Wedding थे। भी- one of my first shoots also wedding photography कि I did with you। I did a lot of wedding photography. फिर मैंने exclusively उसके couple shoots करना शुरू कर दिए और बड़े अच्छे high profile कुछ celebrities couples के भी किए। I enjoyed that but I got busy with fashion and commercial work so much कि फिर मुझे थोड़ा सा उसे step back करना पड़ा। लेकिन जब मुझे अपनी mental peace के लिए कोई काम करना पड़ता है ना, तो I go into the streets और मैं फिर वहाँ जाके गलियों में photography करता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, लाइट को कैप्चर करता हूँ, जिस तरह वो परफोरेशंस होती हैं अंदरून शहर की गलियों में। वो अंदरून शहर मैंने Androon is a big favorite of yours. It is in Lahore as well as in Europe as well. I've covered a lot of European cities और वहाँ पे भी I go to the old towns और क्योंकि वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है। वैसे तो the buildings वैसे कभी there आप are- कनाडा में ना ओल्ड मॉन्ट्रियोल में ओल्ड मॉन्ट्रियोल जाइएगा। मॉन्ट्रियोल का भी अंदरून बड़ा खूबसूरत है, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, I'm ब्यूटीफुल। sure आपकी रिकमेंडेशन पे ये जाना मेरी पड़ेगा। भी एक रिकमेंडेशन। मैं कहा उस पासे भी चले ना, तुसी यूरोप ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यूरोप कनाडा ਵਿੱਚ मिल जाएगा, नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि वहाँ एक बड़ा फ्रेंच जो क्यूबेक में इन्फ्लुएंस है, तो दैट फ्रेंच इन्फ्लुएंस यू कैन सी ओवर। Yes, yes, yes. ओके, व्हाट अबाउट यू बॉस? आज का दिन आपके लिए क्या अहमियत रखता है? Uh, I think it's a big day for every photographer, whether it is a landscape photographer, wedding, fashion, whatever a person is doing, photographer, सब photographers के लिए एक बड़ा दिन है ये। और जर्नी मेरी भी इस तरह से ही स्टार्ट हुई। I started back in 2013 as a hobby, landscape photography, portrait, social, street photography से। Then I started into Specializing. wedding photography. Then I started doing fashion and then commercial। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। बट जब छोटे थे तो उस टाइम पे अबू को फोटोग्राफी करते हुए देखा। उस टाइम पे तो एज अ हॉबी ही की जाती थी लेकिन फोटोग्राफी। शौक क्या था, किस चीज़ को खींचने का? देखो पेंटर भी जब पेंट करता है तो कुछ लोग दे लाइक यू नो फिगरेटिव आर्ट, कुछ लोग जो हैं वो लैंडस्केप बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो आपका एरिया क्या है फोटोग्राफी में? पैशन, पैसों की बात नहीं करी, देखो पैसे के लिए तो हम सारे ही काम कर रहे हैं, पैशन क्या है? पैशन मेरा पेंटर बनना था बचपन से। और एडमिशन भी मेरा पहले गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ फाइन आर्ट्स की बेसिस पे, एंड देन फोटोग्राफी को मैंने स्टार्ट किया तो आई फाइंड आउट कि ये भी एक आर्ट की फॉर्म है। तो इसमें एक्सेल करने का दिल किया, वहाँ से शुरू किया।
और अब 12-13 साल हो गए अपनी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रन करते हुए। और बचपन में बहुत मैंने नाम कमाया है माशाल्लाह, बड़े अवार्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। जीते हैं आप लोगों ने माशाल्लाह। तो फोटोग्राफी भी एक आर्ट की फॉर्म है जो फोटोग्राफी कि इज एन आर्ट फॉर्म, बट अब ज़रा प्रॉब्लम में आई हुई है, इस पे हम अभी बात करेंगे, क्योंकि जो मेन सवाल जब आज का दिन आ रहा था तो हम अक्सर अपने व्यूअर से भी पूछते हैं, तो जो एक मेजर क्वेश्चन आया वो मैंने आप तीनों का जवाब उस पर लेना। जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? स्टार्टेड फ्रॉम स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी। और वाओ, ओके। शुरू में मेरा था भी यही दिल कि मैं मिनिएचर आर्टिस्ट बनूं। एडमिशन ही मेरा एनसीए में फ़ाइन आर्ट्स में ही हुआ था। फिर वही था कि शौक़ मुझे फ़ोटोग्राफी का था। इनिशियली आई नो कैमरा, तो फिर मैंने किसी तरह करके कर्ज़े लेके कैमरा ले लिया, और वहाँ से फिर मुझे पता लगा कि हाँ मैं वाकई ये करता। क्योंकि जब मैं पेंटिंग किया करता था तो मैं ज़्यादा देहाती ज़िंदगी या इस तरह की शहरी ज़िंदगी, या जिस तरह डॉक्टर एजाज अनवर पेंटिंग बनाया करते थे उस तरह की मैं कोशिश किया करता था, बट वो बहुत टाइम लिया करती थी। पेशेंस वही मिनिएचर को की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आपने मिनिएचर को टच किया, तो मिनिएचर तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेंटिंग का आर्ट फॉर्म है, सबसे ज़्यादा। इतने से एक मतलब बाल के साथ आप पेंटिंग कर रहे होते, बहुत मुश्किल काम। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और शायद मतलब मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो फिर घर वालों को भी शायद मेरे पे शक था इस चीज़ में, तो उन्होंने कहा कि तू विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा ले। तो फिर मैंने बाकी 3 साल एनसीए में डिज़ाइन पढ़ा, और बीच में ही मुझे आइडिया हुआ 2016 में कि मुझे फ़ोटोग्राफी भी करनी आती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ से मैंने फ़ोटोग्राफी का करियर शुरू किया। मैं लैंडस्केप्स में मिल्की वे की तस्वीरें लेने, सितारों की, चाँद की तस्वीरें लेना मुझे बहुत पसंद था। ऑल्दो इसका पाकिस्तान में उस तरह से कोई स्कोप नहीं है कि लोग जिस तरह पहले बैंक्स होते थे अपने कैलेंडर्स के लिए लैंडस्केप्स की तस्वीरें ख़रीदा करते थे पुराने फोटोग्राफर्स की, अब वो रुझान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो सॉर्ट ऑफ मुझे था यार कि चलो यार हर ब्रांड अपना बनाती थी। आई रिमेंबर कि कोडैक की मैं एक ज़माने में उनका वन ऑफ द किड्स इन देयर कैलेंडर थी। अपना सैमसोनाइट सूटकेस, इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि वो अभी होता नहीं है उस तरह से। उनके भी एक प्रॉपर फोटो शूट्स होती थी और उनके कैलेंडर्स बनते थे। एक तो होती थी जो कैंपेन शूट होती थी, और कैलेंडर्स हर ब्रांड अपने बनाता था। डायरीज होती थी, तो वो जो एक पैकेज जाता था किसी के पास भी, उसमें कैलेंडर होता था, और वो कैलेंडर बड़ा एक्सक्लूसिव होता था। सो आई अंडरस्टैंड। ओके, सो देन आई गेस द मेजर क्वेश्चन इज, जो सब लोगों ने पूछा है, मैंने कहा लोग कहेंगे कि जी हमने फोटोग्राफी में आना है, फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, ये नहीं पूछा लोगों ने। वुड यू बिलीव दैट द मेन क्वेश्चन वाज कि अब आप लोगों का क्या होगा, एआई तो सब कुछ बना देता है। ओवर टू यू। नहीं, देखो तीनों हंसे हैं अपने अपने अंदाज में, तीनों के चेहरे पे एक वो लुक थी कि क्या बात कर रही हैं आप। आवाम को यही लगता है जब बच्चा आज अपनी माँ या बाप को जाके कहता है, जिनके पेरेंट्स जेन जी की कैटेगरी में आते हैं, यू नो एक 5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा अपनी माँ को जाके कहता है यार मामा मैंने ना फोटोग्राफर बनना है, तो उन्होंने कहा बेटा फोटोग्राफी क्या होती है, हम सारे फोटोग्राफर हैं। पहले तो ये बात हो रही थी। अब अगला, अब आप देखें कि अगर आपके पास वो महंगा वाला एक एप्पल वाला फ़ोन अगर आ जाता है तो लोग कहते हैं आप उस पर पूरी फिल्म भी बना सकते हैं। तो फिर आप लोगों का क्या फ़ायदा? ये मैं नहीं पूछ रही, आवाम पूछ रही है, मुझे माफ़ कर दे। दिन आप लोगों का है, हम आपको सेलिब्रेट करें, बट एक क्वेश्चन है ना कि कल को अगर कोई सोच रहा है। देखिए, आई ऑलवेज से कि एआई हमारा स्लेव है बेसिकली, हम उसके स्लेव नहीं हैं, उससे हमने काम लेना है टेक्निकली। बट फोटोग्राफी मेरे लिए तो फोटोग्राफी एक सोल हीलिंग एक्टिविटी है। इफ़ आई वांट टू बी एट पीस, अगर मैं थोड़ा सुकून करना चाहता हूँ तो मैं फोटोग्राफी को एज एन आर्ट फॉर्म एक्सपीरियंस करता हूँ। आई विल गो एंड फोटोग्राफ सम लैंडस्केप, सम स्ट्रीट, सम पीपल, तो वो मुझे सुकून मिलेगा। क्या आप साथ-साथ मुस्माई का काम भी देख रहे हैं व्यूअर्स? क्या एआई में मुझे काम करके ये वाला सुकून तो नहीं मिलेगा जो मुझे एक्चुअली वो फोटोग्राफी प्रैक्टिस करके? आपको सुकून मिल रहा है ना, आपको सुकून मिल रहा है। द क्वेश्चन इज कमर्शियली। देखिए आप लोग सब आए तो अपने शौकिया फनकार बन के थे, फिर आप सब ने कमर्शियल काम उठाना शुरू किया और फिर आप कमर्शियल हो गए, क्योंकि रोजी रोटी भी तो कमानी है। देखो 21-22 पे हम लोग सब यही सोचते थे कि यार ये वाला काम करने भूखे भी मर जाएंगे। भाई भूखे मार के ना घर चलते हैं, ना बच्चे पलते हैं, ना फैमिलीज आगे बढ़ती हैं। सो फाइनेंशियली क्या फोटोग्राफी में एक वायबिलिटी रही है अगर एआई सारा कुछ कर रहा है? देखिए, इनोवेट तो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो इटसेल्फ
इनोवेट होती है। आपको आई बिलीव कि जब जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आपको टेक सेवी होना चाहिए। आपको फ्यूचर को अपने उस काम के अंदर यूज़ करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे अपने काम को बेहतर से बेहतर कराना चाहिए। फोटोग्राफर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी जो डिस्टिंक्ट आंख होती है। हर बंदे का अपना फ्रेम है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वाचिंग दिस, तो हम तीनों एक डिफरेंट तरीके से इस आर्ट पीस को या डेकोरेशन पीस को देखेंगे और प्रेजेंट भी फर्क तरीके से करेंगे। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एआई का, कैनवा का यूज़ करके और चैट जीपीटी टाइप चीज़ों को यूज़ करके फॉर माय पर्सनल वर्क एंड माय यूज़, मैंने तो व्यूअर्स यही चीज़ रियलाइज़ किया। मैं भी पहले ये कहती थी यार हम तो गए, एंकर्स भी गए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब मैं एज एन एंकर 4 प्लेटफॉर्म्स पे शो एक ही टाइम पे होस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने एवटार या जुगन को यूटिलाइज करने का राइट दे दिया। एंकर फिर भी जुगन ही रहेगी, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जुगन अब 4 जगहों से पैसे बना सकती है एक की जगह। अब मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी, हेयर मेकअप सारी नॉनसेंस से मैं बच जाऊंगी। मेरी पूरी चीज़ है एआई के पास, मैं उनको बताऊंगी मैंने वीडियो इस कॉन्सेप्ट पे इस किस्म की बनानी है, लेकिन अल्फाज एंड में अपनी तरह साउंड कराने मुझे ही पड़ेंगे। जैसे चैट जीपीटी और ये चीज़ें आपको एडिट ज़रूर कर देंगी, एक सांचा, एक ढांचा बना देंगी, एक स्केच बना देंगी, रंग आपने भरने। करेक्ट? ऐसे ही है जी, एग्जैक्टली। आई टोटली एग्री विद मोहसिन भाई कि आई एम प्रो एआई, बाय द वे आई एम नॉट एंटी एआई। हम भी प्रो एआई हैं। हम वो जो कहते हैं ना कि जो अब जैसे कि देखे ना, अब वेडिंग फोटोग्राफी को एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अब एक लड़का लड़की है, शादी प्लान कर रहे हैं, और आपको पता है जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ ऐसे ऐसे होने वाली है। वो कहते हैं कि यार आप हमारी 4 तस्वीरें खींच के ना आप हमें वीडियो बना दें, ठीक है? वो जो एक वेडिंग शूट होती है, वार्डरोब की भी तस्वीर दे दी। अब एक ज़माना वो भी तो आएगा ना कि सब चीज़ को वो जोड़ के उसको बना के, तो उसमें फिर आप लोग क्या इसी तरफ जाएंगे या आप फिर भी क्लासिक काम की तरफ रहेंगे? क्लासिक काम की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जो है वो एआई जनरेट नहीं करके दे सकता। आपकी एफिलिएशन ही नहीं हो सकती उसके साथ। इट इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल ही मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होगा। फोटोग्राफी के साथ एक आपकी अटैचमेंट, फीलिंग्स, वो चीज़ें एआई नहीं रिप्लेस कर सकता। जो जितना मर्जी एडवांस हो जाए एक टाइम पे, बट दैट कैन नॉट बी अभी रिप्लेस्ड। एआई कहाँ पे खड़ा है आप लोगों के काम में? इट इज़ मतलब वेरी जो आप हेल्पफुल। लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट? फोटो रीटचिंग में अगर हमें कोई आइडिया एग्जीक्यूशन करनी है तो उसमें मूड लेकिन बोर्ड मुंह बनाने विंगा में कर देते हैं यार। मैंने चैट जीपीटी में एक तस्वीर डाली, मैंने कहा इसके ऊपर ना ये वाले अल्फाज लगा दो, ले जी मुंह ही मेरा विंगा कर देता। वो आप लेकिन एथो मेरी कोई पेड किम वर्जन कार्डेशियन वाली गालें कर दी और चिन ने इंज निकाल दी। मैंने कहा भाई, मैंने कहा सर प्लीज मेक फेस सेम एज बिफोर। पीछे बाजी थी। पीछे कोई बड़ी मीसनी बाजी थी भाई। मैं तो कहती हूँ मुझे चैट जीपीटी में कोई पीछे मिल गई है बाजी, तो इसने बड़ा काम कराया हुआ है। जब मैं उसे कहती हूँ कुछ कर दे, तो देखिए व्यूअर्स अब ये वाली बात अंडरस्टैंड करने वाली है कमांड भी आपको प्रॉपर देनी कि है, उसके ट्रू प्रॉम्प्ट टू रियल भी तो हो ना। एग्जैक्टली। वो फिर आपको 2-3 दफ़ा ट्राई करना पड़ता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब काफ़ी रियलिटी, क्लोजर टू रियलिटी आ गए हैं। बट अगेन एज मोहित सेड, ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन इमोशंस ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल है कि कभी भी एआई फोटोग्राफी में इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जिस तरह मिसाल ले लें वेडिंग पे सेराबंदी की, केड़ा यही रिपोर्ट जाएगा सेराबंदी कवर करने, मैंने दसो ना कि वो ज़रा दूल्हे को सेट करे, कहे भी अपना सारा ब्राइड को कहे टिक्का बीच में करो, इस तरह की चीज़ें ये एआई तो कभी नहीं कहेगा। या इन दी एंड आप कहेंगे कोई आंसू गिर रहा है, कोई इमोशन कैप्चर करना है, तो क्या रिपोर्ट बजता फिरेगा लोगों के पीछे हो, मैं तस्वीर लेनी जा। इंसान के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो कहे यार प्लीज, एआई को कहे शादी है बच्चे साइड पे करे, वो दबोच के साइड से सटेगा जाके। हम तो फिर कहते हैं ना बेटा प्लीज, एआई ही हमारा कुछ कर सकता है इंशाल्लाह। ये एक अच्छी बात। देखिए ये बात इसलिए भी करनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अब हर बंदा जो है ना वो अपने बच्चों को ये कह रहा है कि पुत्र कंप्यूटर चलाना सीख ले। अब सारे कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे तो और कुछ नहीं करना। वैसे इन माय ओपिनियन फ्यूचर जो है ना वो एआई के अलावा स्किल्स का ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाथ से काम करने वाला बंदा है, कोई अगर आप अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे फॉर एग्जांपल फार्मिंग में, गार्डनिंग में, मशीनी काम में और हाथ के किए हुए काम में आप लोग सब जो है कपड़ों के साथ डील करते हैं फोटोग्राफी में। हैंडमेड काम अक्सर हमारे पास 2 जोड़ एज आई रिमेंबर एज अ मॉडल मेरे पास एक सूट होता था कि जिसको ध्यान से पहने ये 2.5 लाख का है ना, लाइक ऐसे की है कि 2.5 लाख का है, मतलब नॉर्मल तो पता चलता था वो हाथ की कढ़ाई हुआ काम है।
उसमें असल सुच्चे सोने का तिल्ला ज़्यादा लगा। डेलिकेट भी हो जाता है। तो वो उसकी अपनी एक वैल्यू है। जो लोग क्विक और उस किस्म की तरफ जाएंगे तो उनको शायद इसका देखिए इवेंचुअली अगर हर बंदा एआई को फॉलो करना शुरू हो गया और उसको यूज़ करे तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा, ये बच्चों के लिए फ्यूचर में, कि सारे ही एआई को फॉलो कर रहे होंगे। फिर जो एक्चुअली स्किल सीखे हुए बच्चे जिसके अंदर हाउस कोर्स की स्किल्स होती हैं, जिसमें फार्मिंग है, जिसमें फोटोग्राफी भी है, जिसमें कुकिंग है, वो कम हो जाएगा। तो इन लोगों की, इन प्रोफेशनल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आजकल के जो बच्चे अभी स्कूल्स में हैं, अगर वो इस तरह के करियर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ समवन वांट्स टू बी अ शेफ़, इफ़ समवन वांट्स टू बी इनटू एग्रीकल्चर, देखो अब उसका एक ज़्यादा मशीन फायदा आपको होगा। कभी भी शेफ की तरह इसलिए नहीं बना के देगा खाना, क्योंकि शेफ के खाने में जरा सा ऊपर नीचे हर बार आएगा, क्योंकि वो हाथ की बनी चीज़ है। ह्यूमन एलिमेंट। तो फिर बात ये है कि फास्ट फूड चेन में और इवन एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार ज़रूर उसी तरह की चीज़ बनेगी जिस तरह फास्ट फूड चेन में बनती है। एग्जैक्टली। मिशलिन स्टार में और किसी फास्ट फूड चेन जैसे जाके आप जिंगर बर्गर लेके उसमें फ़र्क यही तो है। एग्जैक्टली। सो फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन वायबल और नॉट, It is viable, and that is why और आने का सही तरीका we- भी बताएं। देखिए आप लोग जब आए हो ना, तब इतना मुश्किल नहीं था। अब प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि फोटोग्राफी में आने के लिए इवन क्लाइंट 6 सवाल पूछता है अगर आप इस्टेब्लिश नहीं है कि ये है वो है। तो किन चीज़ों को मुकम्मल करके और किस तैयारी के साथ फिर फोटोग्राफी की तरफ आए, ये गाइडेंस आप लोग दे दें। जी, स्टार्टिंग विद यू। no doubt there is a lot of competition in the market, photographers बहुत हैं already, और इसी तरह से clients हाँ, भी तो अपने आप को कैसे बनाएं, अपनी जगह कैसे बनाएं? अपनी जगह आप अपने काम से ही बना सकते हैं। प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम एक्सप्लोर करें। जैसे वी स्टार्टेड फ्रॉम लैंडस्केप, स्ट्रीट फोटोग्राफी, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप मुफ्ता। प्रोसेस। शुरू तो मुफ्त मुफ्ते से में ही हमने किया ना, इवेंट्स कवर अप पैसे तो नहीं किए, कमाए। स्टार्टिंग में कोलैबोरेशंस की, अब जाके वी आर हियर। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। करते रहें काम, रुके नहीं, और वन डे इंशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर ग्रेजुएट कर लेंगे फोटोग्राफी स्कूल से तो जैसे ही ग्रेजुएट करेंगे वैसे ही उनको एक नौकरी मिल जाएगी एंड वाओ एंड बस हम सेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक फोटोग्राफर को अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ताकि जैसे कि उन्होंने कहा, देखें एक तो होता है ना जिसको हम कहते हैं रियाज इन सिंगिंग, आपने अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपने स्किल पे काम करना है। लेकिन इस्टेब्लिश अगर अपने आप को करना है तो कैसे करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फोटोग्राफर हैं जो अब कंपनीज के साथ नौकरियां करना शुरू हो गए हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा। वो इस तरह से है ना कि वाकई अब काम नहीं मिल रहा, तो उनको अब मोनोटोनस किस्म का काम चाहिए। कोई इवेंट हो रहा है उस कंपनी में, वो कवर कर दिया या उस तरह का काम कर लिया। क्योंकि अब हम जब आए थे फोटोग्राफी में तो हम पैसा कमाने की नीयत से नहीं आए थे कि हमने पैसा कमाना है। हमने सोचा कि हम अपने पैशन के लिए करेंगे, बट लेटर इट टर्न इनटू अ प्रोफेशन, क्योंकि हमें नज़र आया यार कि हमारे काम की वैल्यू है और हम इस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक अपने आप को स्टैंड आउट करवाने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे एआई मदद कर सकता है इन जस्ट टू जनरेट सम आइडियाज़ कि वर्ल्ड वाइड आपकी फील्ड में क्या काम हो रहा है। कोई ऐसा काम जो आपके सर्कल में ना हुआ हो, आप उसको अपने तरीके से कुछ अच्छे पोर्ट्रे करके आप उसको फोटोग्राफी कर सकते हो। तो आई थिंक स्कोप तो बहुत आगे और पैसा भी है और लोग कमा भी रहे हैं ज़्यादातर इन फील्ड्स ऑफ फैशन एंड वेडिंग्स मोस्टली। फिर फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी का भी बहुत स्कोप है। तो लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को उन चीज़ों से ब्रेक देना चाहते हैं और आपको कोई पैसे की टेंशन नहीं है, तो फिर आप तसल्ली से लैंडस्केप फोटोग्राफी करें, देवसाई मिनिमल निकल जाएँ, रात तो को बट हाउ कैंपिंग करें। डिफिकल्ट इज लैंडस्केप फोटोग्राफी? आप तीनों का क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आई वांट टू गेट दैट। लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, मैं अब बात कर रही हूँ कमर्शियल से हट के। कितना मुश्किल है ये तो समझ आ गई कि बंदा अपने पैशन और मोहब्बत के लिए जाता है, लेकिन मुश्किल कितना है? कोई एग्जांपल के साथ। देखिए, आपको जब किसी चीज़ से प्यार होता है ना तो फिर वो मुश्किल नहीं होती है। अगर आप ये कह सकते हैं कि आप उसको उस जगह पे कम्यूट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, आपको रास्ते में ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेदर कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट लविंग समथिंग यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और समझ कैसे आती है कि क्या खींचे? आई नो मैं अजीब सी बात कर रही हूँ कि ये आप लोगों को आमद किस तरह से आती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे ये बॉयज़ बैठे हुए हैं, व्यूअर्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब एक फ्रेम है ये जिसमें ये तीनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब ये तीनों तस्वीर खींचते हैं, एक बंदा जो है वो तस्वीर खींचता है इन तीनों लड़कों की, एक बंदा इन तीनों लड़कों की नहीं खींचता, वो इनके कंधे से तस्वीर लेता है उसकी, तो हल्का सा इनका शोल्डर आ गया और वो आ गया,
और इनमें से एक जो है वो कुर्सी की टांगों के अंदर ही रहता है और नीचे एक चप्पल पड़ी हुई है उल्टी हुई हुई। अब एक ही जगह की तीनों ने मुख्तलिफ खींची। हाउ डू यू नो विच मोमेंट टू टेक द पिक्चर? ये तो नहीं हो सकता कि आप 1 करोड़ तस्वीरें लेते और उनमें से कोई एक निकालते, क्योंकि एक ऐसा भी वक्त था जब फिल्म इस्तेमाल होती थी एंड यू कुडंट, इवन डेटा आपका मुक जाता है। सो हाउ डू यू डिसाइड वो क्या मोमेंट होता है? हाउ डू यू नो विच पिक्चर टू टेक? 6 दिन से बैठे हुए एक जगह पे, दिल को जो अच्छा लगता है, ये क्या जो बात? आपको ऐसे लगता है कि नहीं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ मतलब योर टाइम इज प्लान करके जाते हो कि जैसे देवसाई की आपने बात की, तो अब देवसाई जा रहे हैं तो मैंने इस पॉइंट पे ये कोई लिखा होता है जिस तरह फैशन फोटोग्राफी में पूरा बना हुआ होता है। देखिए फॉर मी, मेरे नज़र में, मेरे लिए तो ट्रैवल फोटोग्राफी या लैंडस्केप ऐसे ही है। जब मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे मैं बेसिकली लाइट को कैप्चर करता हूँ। हर सारी फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी में मेरा फेवरेट चीज़ लाइट है। उसमें ये आपकी है ना? हाँ, दिस इज़ बुडापेस्ट, डेन्यूब की। अब देखें, हजारों करोड़ों लोगों ने इसको देखा होगा अपनी आंखों से, लेकिन ये स्पेसिफिक लम्हा आपने ही कैप्चर किया। हाँ, ये हर, वही मैं आपको कहता कि एआई ये चीज़ें नहीं कर सकता, बिकॉज हर बंदे की एक आंख फ़र्क है। और आप इसी तस्वीर को व्यूअर्स अगर इसकी पिक्चर खींच के इसको एआई में डालेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक और मखलूकनुमा चीज़ बना के निकाल देगी इसमें से, राइट? हाँ, एआई अपना वर्जन देगा, वो अपनी वर्जन देगी। सो द पॉइंट इज एआई की वर्जन नहीं, आपकी वर्जन एआई ने बनाने में आपको फैसिलिटेट करना है, राइट मौसम भाई? अगर आप एआई से की वर्जन को बनाने के लिए एआई एक सपोर्टिंग और फैसिलिटेटिंग टूल है, वो मेन इवेंट नहीं है। आई थिंक एआई भी जो अवेलेबल डेटा होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों की अगर फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की मस्जिद वज़ीर खान की तस्वीरें पड़ी हों, तो एआई ने प्रॉब्ली डिफरेंट मस्जिद वज़ीर खान की तस्वीरें सर्च करके कोई जनरेट करना है। सो बेसिकली इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा ऑलरेडी देयर ऑन द इंटरनेट। वो खुद तो अगर आप बट प्री एग्जिस्टिंग, हाँ, प्री एग्जिस्टिंग, वो नई चीज आप ही खींचेंगे। हाँ, नई चीज़ एक ह्यूमन बीइंग व्हाट्स योर प्रोसेस विद लैंडस्केप या पेशेंस वाली फोटोग्राफी? एक होती है ना फोटोग्राफी, पेशेंस बड़ी चाहिए होती है। एग्जैक्टली, बेसिकली आई लव सनसेट। तो सनसेट फोटोग्राफी शुरू से मैं करता आया हूँ और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जी एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। तो लैंडस्केप के साथ सनसेट और गोल्डन आवर, लाइक 1 से 1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसमें लाइट बहुत एक्सेप्शनल होती है। आप हर डे में अगर देखें तो हर सनसेट डिफरेंट तरह से हो रहा होता है, कभी क्लाउडी है, कभी नहीं है, कभी हर सनसेट डिफरेंट तरह से है। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपने राइट मोमेंट पे राइट लैंडस्केप राइट एंगल से कवर अप करना है। उनके लिए एक मोमेंट होती है, वो निकल गए, उनको जहाँ लम्हे मिले उन्होंने कैच किए। आपके बेस के अंदर होता है कि यार सनसेट एक आपका भी एक चीज है, एक पसंद है। व्हाट अबाउट यू देन? मेरा काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि इनका कुछ मुश्किल सा ही है ना, ये इन्होंने कहीं बाहर जाना होता है दूर, क्योंकि घर से निकलना होता है ना। ये लड़का घर से भागता है, मुझे पता चल रहा है। तो होता ऐसे ही है क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है आपको लाइट पोल्यूशन से, ठीक है? क्योंकि मेरा मोस्टली होता है फोकस मिल्की वे कॉन्स्टलेशंस पे, और वो देखना होता है कि जब चांद ना हो, अर्ली स्टेजेस ऑफ मून, क्योंकि जब चांद होता है तब आप मिल्की वे की तस्वीर। हाँ जी, ये तो फैसल मस्जिद की तस्वीर है। ये तो वैसे फैसल मस्जिद है, मैं ये बेटा ये आपका ही है ना काम। तो मेरा ये होता है कि प्लान करके जाता हूँ मैं, ठीक है? कोई उनकी चांद तारों की भी दिखा दे मैं तस्वीरें। हाँ है चांद, जी मैं चांद तारों। तो बाकायदा के चांद, ये क्या है? ये असल है जी, ये जहाज गुजरा है चांद के आगे से। ये असल में ये मोमेंट थी जो आपने कैच की, यानी कि ये आपने अलग से एआई पे जहाज नहीं लिया और ये नहीं किया, ये लम्हा हुआ है। 5-6 महीनों की प्रैक्टिस है, स्पॉट रखी है कि कहाँ पे जहाज किस वक्त टेक ऑफ होगा, चांद की भी एग्जैक्ट वहाँ पे पोजीशन हो। ये मैंने दुबई में ली हुई फोटो। दिस इज अ फोटोग्राफ, दिस इज नॉट अ पेंटिंग। यस, ये कुछ ऊपर चिपका सुपर इम्पोज नहीं किया हुआ इसके। यस, तो ये काफ़ी, इसके पीछे भी बहुत मेहनत थी, बहुत रेकी थी, स्पॉट हंटिंग थी, और इन द मिडल ऑफ नोवेयर आपने जाके तस्वीर लेनी है। उधर ये दुबई का मिडदिफ वाला एरिया था काफ़ी। तो जो भी इंसान ये कहता है ना व्यूअर्स की फोटोग्राफी तो टेक्निकल काम है, हाँ टेक्निकल काम है अगर आपने इस मग्गे को बेचना है। बट इवन इस मग्गे को बेचने के 100 तरीके, मग्गा क्यों कह रही हूँ, मग को बेचने के 1000 तरीके हैं। आप पे डिपेंड करता है किस एंगल से उसे बेचना है। क्या आपने उसको जुगन के हाथ पे पकड़ा के ऐसे बेचना है, आपने उसको ऐसे बेचना है। मोहसिन भाई क्या, अब ये विजन है जो फोटोग्राफर की होती है।
इवन अगर सिर्फ जुगन को पकड़ाना है तो आई कैन गारंटी टू यू इसी मग के साथ मेरी एक तस्वीर अगर खींचनी है तो ये तीनों लड़के जो बैठे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ खींचेंगे, अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट, अपने पैशन को इनकॉर्पोरेट करके। सो एंड में आप तीनों का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेचारे फोटोग्राफर्स को भी विश कर दीजिएगा, उनका भी तो आज ही दिन है जी। मेरा पैगाम तो यही है कि फ़ोटोग्राफी करते रहें। बहुत अच्छा मीडियम है, इट्स अ गुड वे टू वेंट आउट, एक एक्सप्रेशन है जो आपको प्रैक्टिस करने से यू फील गुड, यू फील एट पीस, और आप मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि मोमेंट्स और लाइट ऐसे गुजरते हैं। सो ऑलवेज फ्रीज देम इन योर फ्रेम्स। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू? So there is a lot of exposure in photography, जिसमें से आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड में जाना है, whether you want to be a landscape photographer, fashion, commercial, product, there is a lot of exposure, potential भी बहुत है, but आप अपने पैशन को देखें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और उस पैशन को आगे कंटिन्यू करें, and that is my message for every photographer, youngsters के लिए। और स्पेशली यंगस्टर्स को ये कहूँगी कि देखिए अब 3 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड के अंदर है। जैसे म्यूज़िक में शागिर्दी होती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, आर्ट में भी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट में कुछ शागिर्दी जो है वो अच्छी होती है। जैसे मोहसिन भाई से सीखे हुए बच्चे, आपसे अब सीखे हुए बच्चे जो है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, राइट? और ये वो वाला काम है जिसमें आपने अगर 5-6 इयर्स भी अच्छा काम कर लिया, अपना नाम बना लिया, तो यू कैन देन स्टार्ट टीचिंग पीपल। सो अपने आप को सिर्फ ऑनलाइन जाके पढ़ के नहीं, ऑन ग्राउंड जाके फिजिकल एक्सपीरियंस लें। चाहे आपने एंड में चाहे एआई के थ्रू ही अपनी फोटोग्राफी को आगे लेके चलना है, बट एटलीस्ट अपनी बेस, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। A house is only as strong as its foundation, viewers. A building is only as strong as its foundation. Foundation को strong करें। जी, आप एंड में क्या कहेंगे? मेरे पैगाम है कि जी कि किसी फोटोग्राफर को कामयाब देख के फोटोग्राफी शुरू ना करें कि जी वो तो बड़ा आगे निकल गया, वो बड़े पैसे कमा रहा है, तो वो बड़े पैसे कमा रहा है जी, आज हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो 2 साल में हम भी, क्योंकि मैंने बड़े लोग देखे हैं जो कि बस अपने वालिदैन को कहते हैं जी ये कैमरा, ये बॉडी, ये लाइट ले रहे हैं तो हम जी फोटोग्राफर बने जा रहे हैं, आंधा कख नहीं होता। तो पहले आप अपना ग्राउंड इस्टेब्लिश करें कि वाकई आपको फोटोग्राफी करनी है, ये ना हो आपको करनी ना हो आप पैसे के लिए हैं, बाद में आप फोटोग्राफी को गालियाँ दें ना। तो अगर आप वाकई उस चीज़ को परसू करना चाहते हैं तो ही इस फील्ड में है, वरना और बड़ी फील्ड और बड़ी फील्ड है। और अपने आप को ये भी याद रखना ज़रूरी है गाइस कि अगर इस तरफ आना है तो अंडरस्टैंड करें कि इस फील्ड में जो इनोवेशंस आ रही हैं उनके साथ अपने आप को लेके चलना है, वरना पीछे रह जाएंगे। अब बहुत से इन बॉयज़ के जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले, वो अपने क्राफ्ट के साथ ही ट्रू उन्होंने रहने की कोशिश की। फाइनेंशियली पर डज पड़ती है, वक्त के साथ चेंज करना, इवॉल्व करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व करते रहें। एंड आई थिंक यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन एनी लाइन ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच बॉयज़ एंड हैप्पी फोटोग्राफी डे। और जल्दी से किचन की तरफ देखते हैं, शेफ अपने साथ सारा काम तो हो गया था। बिल्कुल, आप घर ही गई थी, देखिए हमारा शीख खुरमा बिल्कुल रेडी है और आप इसको अपने हर खुशियों के मौके पे, वैसे भी रेगुलर भी आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल सही। हम व्यूअर्स अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे, उससे रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे एंड ऑफ कोर्स वापस आते ही कलाम से वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आमीना बीबी के गुल
गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को आए दुर्यतीम। 12 रबीउल अव्वल को आए दुर्यतीम। 12 रबीउल अव्वल को आए दुर्यतीम। माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्के अजीम नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। हामिदो महमूद और मोहम्मद नबियों का सरदार। हामिदो महमूद और मोहम्मद नबियों का सरदार। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला। अल्लाह का महबूब नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अहमद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे, माशाल्लाह। व्यूअर्स, अहमद अली दानिश हमारे बहुत ही प्यारे भाई। अगर मैं ये कहूँ कि उनके साथ उतना ही पुराना साथ है मेरा जितना पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, तो ये बात गलत नहीं होगी। माशाल्लाह मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और उनका बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे लिए वक्त निकालने का। हमारे साथ व्यूअर्स आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो उस्तादों के उस्ताद हैं, और फिर हमारे साथ एक ऐसे यंग जीनियस उस्ताद हैं कि जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई है और एज अ स्कॉलर एंड एज एन उस्ताद कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस्तादों के उस्ताद की बात करेंगे, उस पर्सनैलिटी की जिनका अगर हम ये कहें कि लिटरली नाम ही काफ़ी है। जब हम बात करते हैं किसी भी, अगर हम रूहानी बात करते हैं, अगर हम मजहबी बात करते हैं, एंड नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर अदर रिलीजन्स एज वेल, ताकि जो बात करते हैं वो प्रॉपर एक बेस और फाउंडेशन के साथ विद कंपैरिजंस। आज हमारे साथ हम बड़े खुश नसीब हैं, डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। सलामत रहें आप, अल्लाह खुश रखें मेरी बहन को। आज हम बहुत बड़ी हस्ती की बात करने जा रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी हस्ती की बात करते हैं तो फिर उनके बारे में बात करने के लिए भी लोगों का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट चुनाव।
देन ऑफ कोर्स वो यंग पर्सनैलिटी जिन्होंने एक बहुत यंग एज में माशाल्लाह एज एन इस्लामिक स्कॉलर अपना ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी मिलेनियल्स में और जेन ज़ी में, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सो बात का आगाज़ ऑफ कोर्स उस्तादों के उस्ताद से करेंगे, अपने प्यारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि आज हमने टॉपिक रखा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलें बात का आगाज़ तो करते हैं आपकी मक्की ज़िंदगी और इब्तदाई दौर और उस वक्त के जो अहम वाक़यात थे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का जो उन्वान है ये इतना ईमान अफरोज़, बसीरत आमेज़, रूह परवर और दिल आवेज़ है कि ज़िंदगी की जो सुबह और शामें इस उन्वान को बयान करने सुनने में सर्फ़ हो जाती हैं वो ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाती हैं। शायर ने बिल्कुल हमारे दिलों की सही तर्जमानी करते हुए कहा था कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। आपकी सीरत मुबारका की बात करना और उस उन्वान पर लबकुशाई करना, मैं समझता हूँ उससे हमारी रूह के अंदर, हमारे ईमान के अंदर एक राहत और एक ताज़गी और एक खुशबू हमें महसूस होती है। यकीनन आपकी सीरत मुबारका का जो मक्की दौर है जिसकी तरफ अभी आपने बात का आगाज़ किया, तो वो उस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आपकी तो पूरी ज़िंदगानी ही मुबारका है और आपके लिए उस्वा हसन है। हमारे लिए आप वहाँ से उसूल ज़िंदगी, वहाँ से हमारे लिए उस्वा हसना बेहतरीन नमूना मिलता है कि हमने कामयाबियाँ कैसे पानी। तो आपने मक्की दौर में जो हमें बुनियादें फ़राहम की वो सबसे पहले क्या है कि आप तरबियत करेंगे अपने अहबाब की, उनको दावत देंगे अपने उसूल ज़िंदगी की जो अल्लाह ने आपको अता किए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का जो आगाज़ होता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म से, कलम से हमें सबसे पहले जोड़ा जा रहा है, पहली वही से। दूसरी वही आप पे नाज़िल हो रही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर व रुज़ फ़हजुर। इसमें तहारत और पाकीज़गी इसका हमें पाबंद बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम की जो सबसे बुनियादी तालीम है मक्की ज़िंदगी में, जिसका नज़ूल आगे पीछे हो रहा है, सबसे पहले इल्म और कलम है और दूसरे नंबर पे तहारत, नज़ाफ़त और अपने माहौल को पाकीज़ा रखना, अपने लिबास को उजला रखना, हमें इसकी तालीम और इसकी पाबंदी सिखाई जा रही। उसके बाद आपने अपने सहाबा किराम की जिस अंदाज से इनफरादी तौर पे तवज्जो देकर दारे अरकम कायम करके उनकी तरबियत का, तालीम का अहतमाम किया, वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि इस्लाम की निगाह में एक दरसगाह का क़याम और नौजवानों की तरबियत करना, उनको तालीम से रास्तों पर रास्ता करना, इसकी कितनी अहमियत है। और चौथी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में भी जो आपके मज़लूम सहाबा थे जिन पे जुल्म ढाया जा रहा था इस्लाम की वजह से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुशरिकीन मक्का का अंदाज़ है कि आप किसी से अपने दीन और मज़हब के इख्तलाफ की वजह से उनसे ज़िंदगी का हक़ छीनने की कोशिश करते हैं। आप उनके साथ इस तरह का ज़ालिमाना बर्ताव करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि उनको हुर्रियत नहीं देते, आप आज़ादी नहीं देते अपने मज़हब और दीन की। ये इस्लाम ने इसके बाद इसके जवाब में क्या कहा, ला इकराह फिद्दीन। जब इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा दिया इसी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर, आप फातह की हैसियत से तशरीफ़ लाए, तो आपने सब के लिए फरमा दिया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, जो मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया और सबको आज़ादी दी। आपकी रियासत के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं, दुश्मनों को उनको पढ़ाया। मतलब आप ये देखें कि दुनिया में कहीं ऐसा एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता। तो नबी ना करीम इससे पहले ना इसके बाद और आएगा भी नहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल। आपने मजहब के इख्तलाफ के बावजूद उन्हें पूरा हक दिया, आज़ादी दी। नजरान के क्रिश्चियन इसकी मिसाल है, इसी तरह खैबर के जो यहूद थे उनकी वो एक मिसाल है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मज़ालिम यानी सिर्फ इख्तलाफ दीन की वजह से हुआ, 3.25 साल आपने शब अबी तालिब में गुजारे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी जो कुर्बानी और इसार ज़िमन में मक्की ज़िंदगी में, वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल है वफ़ादारी की कि इस्लाम के अंदर
ख़वातीन के लिए क्या नमूना आला हज़रत खदीजतुल कुबरा का। तो यकीन आपने मक्की ज़िंदगी के अंदर जो बुनियादें फ़राहम कर दी, सब्र की, दीन पर इस्तकामत की, लिल्लाहियत की, इखलास की, तालीम की, तरबियत की, इनफरादी तवज्जो की, और आगाज़ में इल्म से, कलम से, तहारत नफासत से अपनी उम्मत को जोड़ा। तो ये आज भी हमारी असूल ज़िंदगी मशअल राह की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल सही जी सर, मुफ्ती साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है जी। वो तो इतनी मुकम्मल गुफ्तगू कर देते हैं कुछ ही मतलब कुछ लाइनों में कि एक्चुअली अगर किसी इंसान को, मैंने अपने 20 इयर्स ऑफ एंकरिंग में दरिया को कूजे में बंद खूबसूरती से और उसका हक अदा करके, तो डॉक्टर साहब देखिए जो मानने वाली बात है वो मुंह पे माननी चाहिए और दुनिया के सामने। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक ज़िंदगी, इसकी अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में बाकायदा कसम खाई है जी। कसम खाकर इस बात को बताया है कि मेरे महबूब की ज़िंदगी कोई आम ज़िंदगी नहीं है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का दौरानिया जो है ये 53 साल है। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल और कुल अरसा जो है आपका ये 53 साल बनते हैं। और इन 53 सालों में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने किरदार को पेश करना पड़ता है जी। किरदार के बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर यह है 4 चीज़ें हैं कि जो मक्की ज़िंदगी में हमें नुमायाँ दिखाई देती हैं। नंबर 1 सब्र, दूसरे नंबर पे इस्तिकामत, तीसरे नंबर पे उम्मीद। उम्मीद के बगैर तो काम नहीं हो सकता और अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। और चौथे नंबर पर है इस्लाह, जिसकी जानिब किबला शाह साहब ने तवज्जो दिलाई है। इस्लाह का मकसद जो है वो अपने दुश्मन को ख़त्म करना नहीं है। इस्लाह का मतलब यह है कि उसकी तरबियत करना। अब मक्की ज़िंदगी के अंदर ये चारों चीज़ें हमें नुमायाँ दिखाई देती हैं। जब अल्लाह के प्यारे रसूल हिरा पहाड़ी पे, सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर आप फरमाते हैं कि भाई क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन का लश्कर जर्रार आ रहा है? तो सारों ने कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं। ये किरदार की तहारत और पाकीज़गी है। सारों ने वहाँ पर कहा कि आप अमीन भी हैं और आप सादिक भी हैं। अब अगली बात, जब आपने फरमाया फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हक बात जो है ना, लोग इसे कबूल करने से इनकार क्यों करते हैं? वो इस वजह से इनकार नहीं करते कि यह हक बात नहीं है, बल्कि हक बात को रास्ता मुश्किल है। जी मैं उसी की तरफ हम कहते हैं कठिन है। बहुत अच्छा। असल में उनके अपने जाती मफादात आ जाते हैं। ऑफ कोर्स यही वजह है कि उनको पता चला कि अगर हम इनकी बात को मान लेंगे हमारी जो मजहबी इजादारी है वो खत्म हो जाएगी। तो उनका गलत और सही उनके पर्सनल मुफाद से डिसाइड होता था। अल्लाहु अकबर। हमारी सियासी इजादारी खत्म हो जाएगी, हमारी माशी मुआशरती इजादारी खत्म हो जाएगी। हम तो यहाँ के सरदार हैं, अगर हम इन पर ईमान ले आते हैं तो हमारी सरदारी जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। ये वो बात है कि जो मक्की जिंदगी के अंदर नुमायां दिखाई देती है। इसी बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कौन सी ऐसी मुश्किल है कि जिसका सामना अल्लाह के प्यारे हबीब नहीं फरमाते। आपकी फैमिली को उन क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता। आपके साथ रिलेट करने वाला कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिनको इस किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये परेशानियां जो हैं वो फैमिली हवाले से भी हैं, ये परेशानियां ज़ात के हवाले से भी हैं, ये परेशानियां माल के हवाले से भी हैं। तो यहाँ तक देखा जाए तो उन्होंने तमाम की तमाम कुर्बानियों को इस नुक्ता नज़र के पेशे नज़र को पेश किया कि कामयाबी जो है वो यकीनी है अगर हम साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे। जी यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर आप लोग हमारे शो को इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी से जो हम सीखते हैं उसे ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करें। बहुत अच्छा। मसला तो हो गया ना, अच्छा। अब मसले के हल की तरफ चलते हैं अगले मरहले में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर
सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर साहब योर नेम इज़ अ माउथफुल माशाल्लाह। और जितना वो जो कहते हैं ना रोब वाला नाम है, उतनी ही नरम और प्यारी पर्सनैलिटी, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग माशाल्लाह। देखिए, जब हम बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की, तो पर्सनैलिटी और आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं और मिलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप अल्लाह की बातें हमें बता रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने को हमें बता रहे हैं, तो पहले खुद तो करें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी, अनदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। एंड देन हमारे बहुत ही प्यारे भाई अहमद अली दानिश, मेरे शुरू के PTV के साथी। सो हम बात कर रहे थे कि देखिए, मक्की ज़िंदगी के बारे में तो पढ़ा भी है, देखा भी है, और मतलब हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन आती है। सीख क्या सकते हैं? मैं जुगन क्या सीख सकती हूँ, ज़िया भाई क्या सीख सकते हैं, मुफ्ती साहब क्या हम सीख क्या सकते हैं, इससे निचोड़ क्या सकते हैं? सर हमें ये बताएं। जुगन बयान, ये असल मसला तो यही है कि आपकी सीरत मुबारक हम किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए सुनते हैं, कि वहाँ से हमने इस्तिफ़ादा करना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यही उसूल सिखाया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो उसका रास्ता एक ही है कि तुम अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करो, आपके नक्शे कदम पर चलो। जो आपको वहाँ से सूरे ज़िंदगी समझ आ जाते हैं उन्हें हिज़्ज़े जाँ बनाओ। तो आपने दुनिया में रियासत मदीना तैयबा की शक्ल में जो एक आला तरीन इंसानी मुआशरा कायम किया है ना, उसकी बुनियादें अगर देखी जाए ना, तो वो आपका मक्की दौर है। आपने जो मक्की ज़िंदगी में 13 साल में अपने सहाबाए किराम को जिस अंदाज से तैयार किया है, वहाँ हमें नज़र आता है कि आपने उनको इल्म से आरास्ता पैरास्ता किया, उनके किरदार को पाकीज़ा बनाया, उनके अखलाक को आला किया, और उस ज़िमन में आपने उन्हें एक बुनियादी सबक दिया है कि इस ज़िमन में जो मुश्किलात आती हैं उस पर आपने सब्र करना है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के वादे सच्चे हैं कि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। जब इस कशमकश का आखिरी नतीजा निकलता है तो सब्र करने वालों के हक़ में निकलता है। ला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम अल्लाह के साथ वाबस्ता रहोगे, अल्लाह के बताए उसूल ज़िंदगी को अपनाए रखोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते रहोगे, तो आखिरी रिज़ल्ट तुम्हारे हक़ में निकलेगा, तुम सुरखरू नज़र आओगे। तो ये हमें बुनियादें वहाँ से नज़र आती हैं। इसी तरह मक्की ज़िंदगी के अंदर आपने ये भी हमें सबक दे दिया कि जुल्म का मुकाबला आपने जहाँ सब्र से करना है, वहाँ जब अल्लाह आपको गलबा दे तो फिर आपने इंतकाम नहीं देना, आपने माफ़ कर देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों पर कसम उठाकर फरमाया था कि सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना, 3 चीज़ें मैं ऐसी तुम्हें बयान करके सुना रहा हूँ, मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ। हालांकि आप हलफ ना भी उठाएं तो आपकी बात सच्ची है, हमारा अकीदा और ईमान है, मगर आपने हमें मज़ीद मुतवज्जे करने के लिए उसलूब खिताबत इस्तेमाल फरमाया और इख्तियार फरमाया। आप फरमाते हैं कि मा ज़ाद अल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जो बंदा किसी को माफ़ कर देता है ना, अल्लाह उसकी इज्जत में और इजाफा कर देता है। यानी कि व्यूअर्स, यही बात हम बार बार प्रोग्राम में करते हैं ना, कि अगर आप बदला ले सकते हैं, आपके पास पूरी कुव्वत है, सब कुछ है, आप ले भी लेंगे बदला, तो कानूनी तौर पे भी कोई नुकसान नहीं है आपका, आप फिर भी बदला ना लें, उसमें खैर है, उसमें अपने रब पे छोड़ दें। जी यकीनन। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों के बारे में फरमाया, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं, माफ़ कर देते हैं ना, वल आफ़ीना अनिन नास, दूसरों गलतियों से दरगुजर कर लेते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह उनके साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता खुद जोड़ लेता है। तो हमें चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू को अपनाएं, जो आपकी मक्की ज़िंदगी के जो हमें उसूल फराहम कर दिए ना आपने, एक बेहतरीन इंसानी माशरे की तश्कील के। आज हमारी रियासत को उन्हीं की ज़रूरत है। हम दूसरों से इंतकाम लेना छोड़ दें, सब्र करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह उसमें खैर है, उसमें भलाई हमें नजर आएगी, जिंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी हमें एक पैगाम ये भी देती है कि आपने हर मकाम पे नरम मिजाजी को तर्क नहीं करना। हदीस पाक में है कि जिसे नरमी से महरूम कर दिया गया, उससे हर भलाई से महरूम कर दिया गया।
दुश्मनान रसूल हैं, आपके सामने आते हैं, आपको नाजेबा कलिमात के साथ बुलाते हैं, नाजेबा अलकबात के साथ बुलाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, आपने नरम मिजाजी को इख्तियार किया। कुरान अजीज़ का निस्फ जहाँ पर होता है वो लफ्ज़ जो है फल याता लत्तफ़ हमें इस बात का पैगाम दे रहा है कि ईमान वालों, आप नरमी इख्तियार करोगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात हल हो जाएंगे, खा वो फैमिली मैटर्स हों, सोशल हों, जो भी मामलात हैं। अल्लाह पाक उस नरम मिजाजी की बदौलत आप क्या करते हैं, नरम मिजाजी के अंदर व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, सारे मामलात जो है वो आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और आप नरम मिजाजी के अंदर इस बात का दर्स भी देते हैं। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में दो रिश्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, एक सैयदा खतीजतुल कुबरा और जनाब सैयदना अबू तालिब। बिल्कुल सही। घरेलू मामलात में आपको तस्कीन देने वाली ज़ात सैयदा खतीजतुल कुबरा, और जो बैरूनी मामलात हैं, मुआशरती मामलात हैं, वहां पर आपकी हिफाजत करने वाली ज़ात जो है वो सैयदना अबू तालिब है। बिल्कुल। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं, उस साल को आप आमुल हुज़न का साल करार देते हैं, लेकिन वहां पर आप नरमी को इख्तियार करते हैं, और नरमी को इख्तियार करके आप इस बात की हमें तालीम देती हैं कि आपके जितने भी करीबी सहारे हैं ये हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, एक वक्त आएगा, उस वक्त के आ जाने के बाद ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जब ये अल्लाह को चले जाएंगे तो उसके बाद भी आपने नरमी को तर्क नहीं फरमाना, आपने जिम्मेदारी का एहसास करना है। जो मकसद जो अल्लाह ने आपको अता किया है उस मकसद पर आपने तवज्जो रखनी है, और जब आप ऐसा करेंगे अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। जी आमीन। इसी नोट पे अपने आज के शो को कंक्लूड करेंगे। जी अमित भाई। तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान, तुम्हारे लिए मकीनो मकाम, तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले,
के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारी